अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू जुनून बैच। जुनून बैच में टेस्ट 5 का सिलेबस हम लोग शुरू करेंगे एंड बायोलॉजी का जो चैप्टर है आपका टेस्ट 5 में, डैट इज़ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन से 90 क्वेश्चन रहेंगे, एक सिंगल चैप्टर है। हम लोग अभी एक एक चैप्टर लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन कर रहे थे कि सर आप ये बताइए, आप एक एक चैप्टर लेकर के पढ़ाएंगे तो क्या हमारा टेस्ट का सिलेबस नीट से पहले कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, नो डाउट बहुत सारे बच्चे बड़े बड़े कोचिंग्स के टेस्ट लिए हुए होंगे, ठीक है। और आपने वहाँ पे ये देखा होगा कि वहाँ पर आपके 5 चैप्टर, 3 चैप्टर या 4 चैप्टर, मिनिमम 3 चैप्टर, मैक्सिमम 5 चैप्टर, 6 चैप्टर को मिला करके एक एक सब्जेक्ट से 4 चैप्टर, 5 चैप्टर मिला करके आपके टेस्ट लिए जा रहे हैं। तो अब आप हमें ये बताइए कि आप वहाँ पे टेस्ट दे रहे हैं तो आपके अगर अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो वेल एंड गुड, बट अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं तो वो 5-6 चैप्टर आपको क्या करेगा, डिप्रेस कर सकता है। तो हमारा टारगेट ये है कि पहले एक चैप्टर लेकर के चले। एक चैप्टर लेकर के चलने से ये होगा कि आपका मार्क्स ज़्यादा आएगा। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। एक चैप्टर फिजिक्स, एक चैप्टर केमिस्ट्री, एक चैप्टर बायोलॉजी, 3 चैप्टर हुआ ना। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मिलाकर के टोटल 98 चैप्टर्स हैं आपके नीट में। अगर आउट ऑफ 98 आप मान लीजिए कि अब तक आपके 5 टेस्ट हो गए तो 5 3 ज़ा 15, यानी कि 15 चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो गए ना। अब आप ये सोचिए कि आगे चल करके अगर हम लोग 2 चैप्टर कर दें तो उसी 5 लेक्चर में कितने टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे। फिर आगे जा कर के हम लोग फिर कंप्लीट कर दें तो हम लोग क्या करेंगे कि अभी एक चैप्टर करके कर रहे हैं, फिर 2 चैप्टर करके करेंगे, फिर 3 चैप्टर, फिर 4 चैप्टर, आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करेंगे। एक ही दफ़ा इंक्रीज करने से ये होगा कि आपके मार्क्स कम हो सकते हैं और आप डिप्रेस हो जाएं। डिप्रेस करना हमारा कोई मकसद नहीं है। क्लियर? हम लोग शुरू करते हैं, चैप्टर की शुरुआत करते हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के साथ। नाउ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में आपको यही 4 टॉपिक पढ़नी है: डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन ऑफ फूड and absorption of digested food and disorders। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? जैसे हम लोग क्या जानते हैं, हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पाए जाते हैं और एलिमेंट्री कैनाल पाया जाता है, ठीक। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एंड एलिमेंट्री कैनाल समझिएगा। ये जो इसे माउथ से शुरू होता है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ से शुरू हुआ अगर हम बोले, तब यहाँ से ये एलिमेंट्री कैनल शुरू हुआ, एसोफेगस, एक रफ डायग्राम बना रहा है ना। फिर यहाँ से क्या हुआ, स्टोमच, फिर यहाँ से ये ड्यूडेनम, फिर यहाँ से ये आपको जीजेनम होते हुए इलियम की तरफ जाएगा, और ये आपका क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जाकर के लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन हो जाएगा। ये क्या है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ठीक। नीचे का पोर्शन आप लोग को नहीं दिख रहा होगा ये। अब हम ये क्या कहेंगे, ये माउथ से लेकर ये एनस तक ये जो पोर्शन हो गया, ये क्या हो गया, एलिमेंट्री कैनाल। ये क्या हो गया, एलिमेंट्री कैनाल। ओके, नाउ अब जो हमें ये देखना है कि एलिमेंट्री कैनाल के बाद अब जो पार्ट्स बच रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम वो क्या हैं। तो आप क्या देखेंगे, एलिमेंट्री कैनाल के बाद यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पे आपको दिखाई देता है लीवर, ठीक। और लीवर के बाद फिर यहाँ पे क्या दिखाई देता है आपको, पैनक्रियाज, ठीक। लीवर से पैनक्रियाज में एक डक्ट आएगा, ठीक है। और फिर आप क्या देखेंगे, यहाँ से आपको जुड़ा हुआ दिखता है गॉल ब्लैडर, ठीक है। यहाँ पे क्या रहता है, गॉल ब्लैडर। और इन्हें क्या कहते हैं, एसोसिएटेड ग्लैंड्स। क्या कहते हैं इन्हें, एसोसिएटेड ग्लैंड्स। मतलब क्या कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में 2 चीज़ पाए जाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम कितने चीज़ पाए थे, 2।
डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट। एक होगा आपका एसोसिएटेड ग्लैंड्स, और दूसरा क्या होगा, एलिमेंट्री कैनाल। ठीक, एसोसिएटेड ग्लैंड एंड एलिमेंट्री कैनाल, ये क्या हो गया आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के दो पार्ट्स। क्लियर। अब हम बोलेंगे एसोसिएटेड ग्लैंड्स में क्या क्या आपको नज़र आ रहा है, तो आपको जो नज़र आ रहा है, जो दिख रहा है वही बताइए। एसोसिएटेड ग्लैंड्स में आपको माउथ में यहाँ पर भी आपको एसोसिएटेड ग्लैंड्स दिखाई देते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं, सलाइवरी ग्लैंड। ठीक, इसके बाद से आप जब नीचे की तरफ आएंगे तो सलाइवरी ग्लैंड के बाद आपको स्टोमक के वॉल्स में लाइनिंग में आपको क्या दिखाएंगे, आपको गैस्ट्रिक ग्लैंड्स दिखाई देंगे। ठीक, उसके बाद से जब आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आपको पैनक्रियाज है, यहाँ पे लीवर है, पैनक्रियाज है, लीवर है। ठीक, उसके बाद से जब आप आएंगे तो आपको पता चलेगा कि स्टोमक से लेकर के स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट तक जो पोर्शन है, ये हार्मोन भी रिलीज़ करते हैं और ये एंजाइम भी रिलीज़ करते हैं। ठीक है, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, हेटेरोक्राइन। ये कैसे होते हैं, हेटेरोक्राइन पोर्शंस हैं, जिनको हम लोग अगर इन सिंगल टर्म बोले तो दिस इज़ नथिंग बट GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इज़ द टर्म यूज्ड फॉर स्टोमक, इंटेस्टाइन मतलब इंटेस्टाइन, ट्रैक मतलब रास्ता, स्टोमक से लेकर के इंटेस्टाइन तक के रास्ते को क्या बोलते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। और ये क्या है, एसोसिएटेड ग्लैंड्स। अब एलिमेंट्री कैनल में क्या आएगा, तो एलिमेंट्री कैनल में आप देखते जाइए और हमें बताते जाइए कि आप क्या क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं। ओके, आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, माउथ दैट इज द ओपनिंग। माउथ के ओपनिंग के बाद आपको क्या दिखाई दिया, बकल कैविटी। बकल कैविटी, बकल कैविटी क्या है, ओरल कैविटी भी इसको कहते हैं। बकल कैविटी में आपको क्या क्या दिखाई दिया, आप उसके नाम बताएंगे। फिर उसके बाद से आपको क्या दिखाई दिया, फूड, ये फैरिंग्स। अभी हम लोग का माउथ का एक बड़ा सा डायग्राम बना के देखेंगे आपको। उसके बाद से क्या दिखाई दिया, फैरिंग्स। फैरिंग्स के बाद आपको क्या दिखाई दिया, फूड पाइप, इसोफेगस। उसके बाद से आपको क्या दिखाई है, एलिमेंट्री कैनल का ही पार्ट है स्टोमक। स्टोमक क्या है, हम बोलेंगे एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल। एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल या फिर एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल विच इज जे शेप्ड इन द स्ट्रक्चर एंड बैग लाइक, उसी को क्या बोलते हैं, स्टोमक। यानी कि स्टोमक क्या है, जे शेप, बैग लाइक स्ट्रक्चर, जे शेप एक्सपेंडेड बैग लाइक स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनल। क्लियर। स्टोमक के बाद क्या है, स्टोमक के बाद आपका है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक, अब अगर आपको इसमें कोई पूछे लेबलिंग तो आप नहीं बता दीजिएगा। ये क्या है, ये माउथ, माउथ के बाद ये क्या है, ये बकल कैविटी, बकल कैविटी के बाद ये क्या है, फैरिंग्स। बकल कैविटी में आपको जैसे आप मुंह खोलिए तो आपको क्या क्या उसमें दिखाई देगा, टंग दिखाई देगा ना, वेरी गुड, जबान, टंग। एंड टंग के अलावा और क्या दिखाई देगा, टीथ। तो बकल कैविटी में क्या क्या प्रेजेंट है, टंग एंड टीथ। अब आप इधर देखें, फैरिंग्स आ गया, इसोफिगस यानी कि फूड पाइप, स्टोमक। स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट आपको देखने को मिलते हैं ना, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो 3 पार्ट होते हैं क्या क्या है, ड्यूडेनम, ये पोर्शन क्या है, ये ड्यूडेनम, फिर जेजोनम,
ये पोर्शन क्या आपका जेजुनम, और ये पोर्शन आपका बाकी का जो कॉम्प्लेक्स पोर्शन है ये, इसको क्या कहते हैं इलियम। क्लियर? तो ये हुआ आपका इलियम, और ये तीनों किसके पार्ट हो गए? स्मॉल इंटेस्टाइन के। सिमिलरली लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट, ये एक लार्ज इंटेस्टाइन का, इसके लिए दूसरा कलर चूज़ कर लेते हैं। लीजिए ये कलर उठा लेते हैं। ये जो पूरा पोर्शन है ये लार्ज इंटेस्टाइन का पोर्शन है, इसको क्या कहते हैं? सीकम। सीकम, इसको क्या बोलते हैं? ये भी कोलन है, ये भी कोलन है, ये भी कोलन है, और ये भी कोलन है। तो कोलन के कितने पार्ट हो गए? 4 कोलन। और ये जो पोर्शन है इसको क्या कहते हैं? रेक्टम। क्लियर? अभी देखिए ये कॉलन में जो 4 पार्ट हो गए तो क्या क्या है? एक है आपको असेंडिंग कॉलन, ठीक है। उसके बाद से दूसरा क्या है? ट्रांसवर्स कॉलन। तीसरा क्या है? डिसेंडिंग कॉलन। ये असेंडिंग कॉलन, ये ट्रांसवर्स कॉलन, ये डिसेंडिंग कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन। और ये चौथा क्या है? सिग्मोइड कॉलन। सिग्मोइड कॉलन। और ये तीसरा क्या है? रेक्टम। और ये क्या हो गया? ये लास्ट ओपनिंग जिसे कहते हैं एनस, यानी कि माउथ को बोलते हैं एंटेरियर ओपनिंग। समझिएगा, ये अगर आप फेस बनाएं, ये अगर आप फेस बनाएं तो देखिएगा ये इधर की तरफ का जो भी पोर्शन होगा इसको बोलते हैं एंटेरियर। इसको क्या बोलते हैं? एंटेरियर। इधर की तरफ जो भी फेस होगा इसको बोलते हैं पोस्टेरियर, ठीक है। एंटेरियर के लिए और एक टर्म यूज़ होता है जिसको कहते हैं वेंट्रल। क्या कहते हैं? वेंट्रल। पोस्टीरियर के लिए और एक टर्म यूज़ होता है जिसको कहते हैं डॉर्सल, ठीक है। डॉर्सल आमतौर पर उस पोर्शन को कहते हैं जहाँ पे सनलाइट डायरेक्टली पड़ता है, ठीक है। तो ये हुआ इंट्रोडक्शन कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम किसे कहते हैं, ठीक। तो डाइजेस्टिव सिस्टम किसे कहते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम अगर डिफाइन करना तो हम बोलेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स। ये टोटली आपका एनसीईआरटी का पार्ट है। अब हम बोलेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है, तो बोलेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड का ब्रेकडाउन होता है, यानी कि डाइजेशन ऑफ फूड होता है। यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम का और डेफिनेशन आप कैसे बोल सकते हैं? तो डाइजेस्टिव सिस्टम का आप डेफिनेशन, डेवलप्ड डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं? मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस। ये क्या है? ये मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस है। कौन? डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम इज अ मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस। क्लियर? तो डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम में मैक्रोमोलिक्यूल डाइजेस्ट होकर माइक्रोमोलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं, क्योंकि हमने क्या कहा? डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ अ मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस, यानी कि इसमें मैक्रोमोलिक्यूल कन्वर्ट होकर के किस में जाएंगे? माइक्रोमोलिक्यूल में। डाइजेशन होगा तो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ेंगे छोटे मॉलिक्यूल्स में, हमें एनर्जी मिलेगा, ठीक। जैसे हम अगर कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं तो उन्हें ग्लूकोज फ्रुक्टोज में तोड़ना है, अगर हम फैट मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं तो उन्हें फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में तोड़ना है, अगर हम प्रोटीन ले रहे हैं तो उससे अमाइनो एसिड में तोड़ना है। क्यों? ताकि हमें एनर्जी मिले। क्लियर? अब हम देखेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में जो 2 पार्ट थे, एसोसिएटेड ग्लैंड्स एंड एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट पार्ट क्या है? माउथ एंड बकल कैविटी। देखिए ये एलिमेंट्री कैनाल का जो फर्स्ट पार्ट है, हमने क्या कहा था कि एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री एलिमेंट्री कैनाल में पहला जो पार्ट आया था क्या आया था? माउथ। तो ये जो एंटीरियर ओपनिंग है, ये जो ओपनिंग है, जैसे अगर मान लीजिए कि मुंह कहाँ है, हम बोलेंगे मुंह कहाँ है, दिखाइए, तो आप लोग उंगली रखिएगा तो हम बोलेंगे वो तो होंठ है।
फिर उंगली रखिएगा तो हम बोलेंगे तो दांत है। फिर आ बोलेगा मैंने आँखें है ना, जो ओपन हुआ डैट इज़ माउथ, ठीक, बंद कर दिए तो माउथ नहीं है, डैट इज़ माउथ, ये क्या एक ओपनिंग है, पैसेज है, क्लियर। अब हम बोलेंगे कि माउथ इज़ एन ओपनिंग, अब यहाँ से फूट गया तो बोलेंगे माउथ ओपनिंग ख़त्म। अब दूसरा जो पार्ट है वो क्या है, बकल कैविटी, ठीक है। अब बकल कैविटी में आपको क्या क्या मिला, बकल कैविटी में एक मिला आपको टंग और दूसरा मिला टीथ, क्या मिला, एक टीथ और दूसरा क्या है, टंग, ठीक। अब ये जो टंग टीथ है, ये टीथ कहाँ आपको एम्बेडेड दिख रहा है, ये टीथ कहाँ पर है, तो आपको दिख रहा होगा कि ये ऊपर की तरफ पाया था, इसको बोलते हैं अपर जॉ, इसे क्या बोलते हैं, अपर जॉ, ठीक, और इसको बोलते हैं लोअर जॉ, ठीक। अपर जॉ और लोअर जॉ में ये एम्बेडेड होते हैं, तो अटैचमेंट ऑफ टीथ और इन द सॉकेट ऑफ जॉ बोन इज कॉल्ड थीकोडोंट, मतलब ये जो अटैचमेंट है दांत का थीकोडोंट के जॉ बोन में, इस अटैचमेंट को क्या बोलते हैं, थीकोडोंट। हम बोलेंगे कि यहाँ पे ये जॉ बोन है, यहाँ पे ये जॉ बोन है, ठीक है। हो सकता है कि नंबर में कम हो तो आपको नंबर नहीं देखना, बस मैं अभी समझा रहा हूँ डायग्राम्स के थ्रू। ये मान लीजिए कि ये जॉ बोन है, अब इसमें क्या होंगे, इसमें दांत आपको धंसे हुए मिलेंगे, इसमें क्या रहते हैं, इसमें आपको दांत रहते हैं, ठीक। तो ये पोर्शन क्या कहलाएगा, इसको कहेंगे, यहाँ पे जो ये टीथ का अटैचमेंट है ये जॉ बोन में, इस अटैचमेंट को ही बोलते हैं थीकोडोंट, इसको क्या बोलते हैं, थीकोडोंट, ओके। अब देखिए ये जो दांत है पूरे बर्थ से लेकर के डेथ तक, जैसे क्या हुआ, मान लीजिए एक बच्चा था, ठीक, बच्चा है तो उसकी अभी पैदाइश हुई है, तो वो पैदा हुआ तो हम बोलेंगे कि उस वक्त उसका दांत हुआ तो हम उसको क्या बोलते हैं, मिल्क टीथ। अब फिर वो दांत टूट जाता है तो इसलिए इसको और क्या बोलते हैं, डेसिडुअस टीथ, डेसिडुअस टीथ यानी कि झड़ने वाला टीथ, ठीक। इसको प्राइमरी टीथ भी बोलते हैं। और ये टीथ जब झड़ जाता है तो दूसरा जो टीथ होता है जिसको बोलते हैं परमानेंट टीथ, यानी कि अब ये टीथ हो गया तो अब ये दोबारा इसके बाद नहीं जमेगा, ठीक। अगर यकीन ना है तो आप लोग तोड़ के देखिएगा, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल लेकिन आप होंगे। तो हमने ये कहा कि फर्स्ट टाइम में यानी कि प्राइमरी टाइम में जो टीथ होंगे, जो नंबर ऑफ टीथ होगा फर्स्ट टाइम में, उसे क्या कहते हैं, मिल्क टीथ और डेसिडुअस टीथ, और दूसरा जो होगा परमानेंट टीथ, ठीक। तो पूरे लाइफ में कितना बार डेंटेशन हुआ, दांत कितनी बार आया, तब बोलेगा ना 2 बार, इसीलिए ह्यूमन टीथ को कहते हैं डाइफियोडोंट। क्या बोलते हैं, एक तो मैंने कह दिया थीकोडोंट, दूसरा क्या बोलते हैं, डाइफियोडोंट, ठीक, इसे कहते हैं डाइफियोडोंट। अब तीसरी बात समझिएगा कि टोटल 4 प्रकार के ह्यूमन टीथ पाए जाते हैं। कितने टाइप के, टोटल 4 प्रकार के। एक होता है इंसीजर, दूसरा होता है केनाइन, तीसरा होता है प्रीमोलर, ठीक, और चौथा होता है मोलर। चौथा क्या होता है, मोलर, ओके। तो ये 4 प्रकार के टीथ पाए जाते हैं, इसीलिए क्या बोलते हैं ह्यूमन टीथ को, कि ह्यूमन टीथ 4 प्रकार के होते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं हेटेरोडोंट। क्या बोलते हैं, हेटेरोडोंट, ठीक। तो हमने क्या कहा, ह्यूमन टीथ थीकोडोंट भी कहलाता है, ह्यूमन टीथ डाइफियोडोंट भी कहलाता है और ह्यूमन टीथ हेटेरोडोंट भी कहलाता है।
ये तीनों टाइप के ह्यूमन टीथ पाए जाते हैं। ठीक, अब इसका डेंटल फार्मूला क्या होता है, कैसे क्या कहते हैं हम लोग देखेंगे। इंसीजर के लिए हम लोग आई नोटेशन लेते हैं, इंसीजर के लिए आई लिखते हैं, कैनाइन के लिए सी लिखेंगे, प्री मोलर के लिए पीएम लिखते हैं। प्राइम मिनिस्टर मत समझ लेना सब, ठीक है। एंड प्री मोलर एंड मोलर के लिए एम लिखते हैं। ओके, तो यहाँ तक हुआ कि ये नोटेशन ले लिया हम लोगों ने। ये नोटेशन हम लोग यूज़ कर सकते हैं क्योंकि NCERT ने ये नोटेशन यूज़ किया है। क्लियर। अब इसमें समझिएगा, ये जो इंसीजर होता है, ये इंसीजर ऐसे दो पाए जाते हैं। ये क्या हुआ, इंसीजर। अब उसके बाद ये केनाइन पाया जाता है। ओके, अब उसके बाद ये तीन नहीं, दो पाए जाते हैं, है ना। ये दो प्रीमोलर पाए जाते हैं। ओके, और उसके बाद ये तीन मोलर पाए जाएंगे। ठीक, ये क्या है, मोलर। ठीक, ये क्या है, इंसीजर। ये क्या है, प्रीमोलर। एक गलती हो गया, इसको तुम लोग ये कर लेना भाई। ये केनाइन है और ये इंसीजर है, ये गलती से यहाँ पे आ गया। ठीक, तो केनाइन कितना है, अब आप हमें नंबरिंग करके बताएं कि इंसीजर आपको कितना मिला, इंसीजर आपको कितना मिला, केनाइन कितना मिला, प्री मोलर कितना मिला और मोलर कितना मिला। नंबरिंग करके बताइए। तो आप बोलिएगा साहब इंसीजर मिला 2, केनाइन मिला 1, प्री मोलर मिला 2 एंड मोलर मिला 3। और ये देखिए, ये पूरे दांत का 1/4 पार्ट है। कितना पार्ट, 1/4 पार्ट। मतलब अगर हम ये कहें कि ये पूरा माउथ है, ये अपर हाफ जो, ये लोअर हाफ जो, अपर हाफ जो लोअर हाफ जो में, ये जो 1/4 पार्ट बचा, यानी कि अपर हाफ जॉ का, अपर जॉ का हाफ पार्ट, यानी कि अपर हाफ जॉ। तो हम बोलेंगे ऊपर ये इंसीजर केनाइन प्रीमोलर मोलर, तो नीचे भी इंसीजर केनाइन प्रीमोलर एंड मोलर, यानी कि सेम नीचे भी लिख सकते हैं 2 1 2 3। क्लियर। यानी कि अगर इसमें 8 दांत होंगे तो 8 दांत इसमें भी होगा, और यही 8 दांत इसमें भी होगा, और यही 8 इसमें भी। हाँ कि ना। और इसको हम क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तुम क्या बोलेंगे, बोलेंगे इसमें जितना इसमें उतना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे माउथ में कितने दांत होंगे ये हम मेरा कैलकुलेशन आ जाएगा। तो बोलेंगे जी साहब आ जाएगा, करके देख लीजिए। तो मैंने कहा कि देखिए ऊपर में कितना, 3 2 5 1 6 2 8, नीचे 8 8 8 16 और 16 2 32, ये 32 दांत हो गए। और इसको क्या कहते हैं, डेंटल फार्मूला। इसको क्या कहते हैं, डेंटल फार्मूला। हाँ कि ना। ओके, तो आप लोग यहाँ पर लिखिएगा डेंटल फार्मूला। डेंटल फार्मूला लिखने के बाद इसको नोट कीजिएगा। क्लियर। अब देखिए आगे की बात। अब देखिए ये डेंटल फार्मूला में क्या देखा कि इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, यानी कि 2 इंसीजर, 1 केनाइन, 2 प्रीमोलर एंड 3 मोलर पाए जाते हैं। और ये अपर हाफ जो था, ये लोअर हाफ जो, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे माउथ में कितने टीथ मौजूद होंगे मिल जाएगा। ये एडल्ट का फार्मूला है। अब मान लीजिए कि जो बच्चा है, तो बच्चे का अगर हम डेंटल फार्मूला निकालें तो क्या तरीक़ा होगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा। बच्चों में आप देखिएगा इंसीजर तो पाया जाएगा, केनाइन भी पाया जाएगा, प्री मोलर किंतु नहीं पाया जाता है। और मोलर पाया जाता है तो मोलर के 2 ही दांत होते हैं। 3 लिखा हुआ है ना, 3 में से 2 ही पाए जाते हैं। तो देखिए इंसीजर कितना मिला, 2। ठीक, केनाइन कितना मिला, 1।
प्रीमोलर कितना मिला 0 एंड मोलर कितना मिला 2। तो जितने ये अपर हाफ जो है उतने ही लोअर हाफ जो भी होगा, यानी कि 2, ओके 2 1 0 2, ठीक है। और इसको इंटू 2 मल्टीप्लाई कर दें तो पूरे टीथ मिल जाएंगे। पूरे कितने हुए तो देखिए 2 1 3 2 5, अब नीचे 5 10, 10 दूना 20, टोटल टीथ कितने हुए 20 टीथ। यहाँ पे 32 टीथ, यहाँ पे 20 टीथ, ठीक। ये किसका हो गया, चाइल्ड का। अब आप हमें ये बताएं, बच्चों में ये जो दांत हुए हैं यही ना झड़ करके दोबारा होंगे, समझिएगा। ये जो 20 दांत हुए हैं यही बाद में टूटेंगे, फिर बाद में यही होंगे, यानी कि आउट ऑफ 32 जो डाइफियोडोंट है या फिर जो दांत दोबारा उग रहे हैं वो यही हैं। और जो बाकी के दांत हैं यानी कि 2 प्रीमोलर एंड 1 लास्ट मोलर, ये जो 3 हैं, ये जो 3 दांत हैं ये क्या है, ये मोनोफियोडोंट है। मतलब ये कि जो 20 दांत है यही 20 दांत डाइफियोडोंट है, ठीक। और बाकी के ये जो 3 दांत हैं ये 3 दांत मोनोफियोडोंट है। ये क्या है, इसलिए कि यही 20 दांत टूटेंगे तो दोबारा होंगे। अब ये समझिएगा, अगर अपर हाफ जॉ में ये 3 तो अपर हाफ जॉ में 3 तो लोअर हाफ जॉ में भी 3, और इंटू 2 करेंगे तो 3 3 6 दूने 12, यानी कि टोटल 12 दांत हो गए। यानी कि मोनोफायोडोंट कितने दांत हो गए टोटल, तो ये टोटल 12 दांत होंगे, जो कितनी बार होंगे पूरे लाइफ में, एक बार। और पूरे लाइफ में 2 बार दांत होने वाले कौन है, तो डाइफियोडोंट। तो बोलेंगे ऐसा कौन दांत है जो पूरे लाइफ में एक ही दफ़ा होता है, तो हम बोलेंगे प्री मोलर एंड लास्ट मोलर, डेट इज़ 2 प्री मोलर एंड 1 लास्ट मोलर। तो 2 प्री मोलर 2 ही होते हैं, तो प्री मोलर एंड 1 लास्ट मोलर, ये क्या है, ये मोनोफियोडोंट है, यानी कि पूरे लाइफ में एक ही दफ़ा होते हैं। क्लियर। दांत का काम क्या है, दांत का काम होता है चीविंग में हेल्प करना। किस में हेल्प करना, चीविंग में, किसी भी चीज़ को चबाने में, चबा करके उसको खाने में हेल्प करता है दांत। क्लियर। देखिए अगर टीथ के एक स्ट्रक्चर के ऊपर हम लोग अगर स्टडी करें तो क्या पता चलता है, हालांकि टीथ उतना हम लोग के सिलेबस में है नहीं, हम लोग के सिलेबस में सिर्फ ये दिया हुआ है कि जो सबसे हार्डेस्ट पार्ट है चीविंग के लिए जो पाया जाता है हमारे दांत में, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं एनामेल, ठीक। ये बना किस चीज़ से होता है, तो हम लोग जानते हैं कि हमारे दांत का मैक्सिमम पोर्शन जो है फॉस्फेट एंड कैल्शियम से बना हुआ है, ठीक। ओके, तो हम बोलेंगे ये जो है ये पोर्शन, ये एनामेल, इसे क्या कहते हैं, एनामेल। ओके, ये जो पोर्शन इसे कहते हैं डेंटाइन, डेंटाइन, ठीक। ये जो पोर्शन इसे कहते हैं पल्प कैविटी, क्या कहते हैं, पल्प कैविटी। क्लियर। पल्प कैविटी में क्या पाए जाते हैं, नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स, नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। अब देखिएगा पल्प कैविटी के जस्ट ऊपर ये जो सेल्स पाए जाते हैं इन्हें कहते हैं ओडोंटोब्लास्ट, ओडोंटोब्लास्ट। ये क्या है, डेंटाइन सिक्रेट करते हैं या फिर टीथ सिक्रेट करते हैं, कौन, ओडोंटोब्लास्ट। और ये यहाँ पर रेड कलर का जो ये आपको दिख रहा है इसे कहते हैं एमिलोब्लास्ट। क्या कहते हैं, एमिलोब्लास्ट, एमिलोब्लास्ट। ये एमिलोब्लास्ट क्या करता है, ये एनामेल सिक्रेट करता है। एमिलोब्लास्ट एनामेल सिक्रेट करेगा एंड ओडोंटोब्लास्ट क्या सिक्रेट करेगा आपको, ये डेंटाइन सिक्रेट करेगा। क्लियर। ओके, अब हम बोलें कि ये पार्ट का भी नाम बता दीजिए साहब,
तो एनामेल जहाँ तक रहेगा उसको कहते हैं क्राउन, उसके नीचे का पार्ट को कहते हैं नेक। अब बाकी जो जॉम एम्बेडेड रहता है, ये एम्बेडेड हो गया, तो इस पूरे पोर्शन को कह देंगे रूट। इस पूरे को क्या कह देंगे? रूट। ठीक है, ये इतने पोर्शन को कह देते हैं क्राउन, इतने पोर्शन को क्या कह देते हैं? क्राउन। क्लियर? और ये जो मिडिल का इतना बचा हुआ पोर्शन है इसको कह देते हैं नेक, NAC के नेक। क्लियर? एंड दिस इज लिटिल थिंग अबाउट द टीथ। और डेप्थ में जाइएगा, चलिए एक और बात बता देते हैं। हो सकता है कि कुछ लोग पुराने लोग इसमें बैठे हों, उन्हें पता होगा। कुछ ऐसे जानवर पाए जाते हैं सच एज गिनिया पिग। गिनिया पिग एक जानवर है, ठीक है। तो ऐसे जानवरों में या फिर रैबिट्स में केनाइन नहीं पाया जाता है, केनाइन नहीं पाया जाता है। यानी कि केनाइन की जगह खाली जगह होता है। जैसे मान कि ये इंसीजर हुआ, अब केनाइन की जगह खाली जगह, फिर यहाँ से प्रीमोलर, ये खाली जगह पाया गया ना, इस खाली जगह को बोलते हैं डायस्टेमा। क्या कहते हैं? डायस्टेमा। ये हम लोग के सिलेबस में था। जब हम लोग पुराने सिलेबस पढ़ते थे तो पूरा एक गिनिया पिग के बारे में पढ़ना पड़ता था। और गिनिया पिग जब आप पढ़िएगा तो उसके बारे में जब पढ़िएगा तो उसके बारे में ये बताया जाता है कि स्पेस ऑफ केनाइन इन गम्स खाली होते हैं, दे आर एम्प्टी एंड दैट एम्प्टी स्पेस इज कॉल्ड डायस्टेमा। क्लियर? और यहाँ तक आप लोगों को पता चल गया। अब हर एक एक टीथ का फंक्शन देख लेते हैं। तो टीथ के फंक्शन में अगर कोई पूछे कि भैया अब ये बताइए इंसीजर जो है, इंसीजर का क्या फंक्शन है, तो इंसीजर का फंक्शन ये होता है कि ये आपको किसी भी चीज़ को कतरने में मदद करता है, यानी कि ग्नोइंग में मदद करता है। इट हेल्प्स इन ग्नोइंग, GNAWING, ग्नोइंग। ठीक है, किसी भी चीज़ को कतरने में। ये छेनी जैसे होता है ना, छेनी किसी चीज़ को थोड़ा थोड़ा करके काटता है, उसी तरीके से किसी भी चीज़ को कतरने में हेल्प करता है। अगर कोई बोले कि साहब ये बताइए केनाइन का काम क्या है, केनाइन, तो केनाइन किसी भी चीज़ को फाड़ने में मदद करता है। किसी भी चीज़ को, जैसे केनाइन क्या करता है, किसी भी चीज़ को जैसे फाड़ना ओढ़ना हो, फ्लैशी सब्सटेंस को, तो उसको केनाइन से दबा करके उससे हम लोग हाथ से टानते हैं, खींचते हैं। ठीक है, चिकन लेग पीस याद कीजिए। लेग पीस कैसे खाते हैं आप? सामने से थोड़ी कोई काटता है, कि साइड से काटते हैं, साइड से ना। तो ये किसी भी चीज़ को, फ्लैश वगैरह को काटने में हेल्प करता है। कौन? केनाइन्स। वेरी गुड। तो शार्प पॉइंटेड टीथ हेल्प इन टीयरिंग, यानी किसी भी चीज़ को फाड़ने में मदद करता है। और प्रीमोलर और मोलर का एक ही काम है, किसी भी चीज़ को चीविंग करने में और क्रश करने में, यानी कि फोड़ने में। जैसे माने कोई हार्ड सब्सटेंस हम लोग खाते हैं तो दांतों के किनारे में ले जाते हैं, वहाँ से उसको फोड़ते हैं और उसको लगातार हम लोग को चबाते रहते हैं। लगातार उसको चबाते चबाते हम लोग क्या करते हैं, उसको एकदम मतलब सॉफ्ट कर देते हैं। यानी कि किसी भी फूड को क्रश एंड चीविंग के लिए कौन हेल्प करता है? प्रीमोलर एंड मोलर। इनका फंक्शन क्या है? क्रश एंड चीविंग। ठीक, क्लियर? ये है फंक्शंस ऑफ टीथ। अब हम लोग आते हैं टंग पे। अब हम लोग शुरू करते हैं बकल कैविटी के दूसरे पार्ट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? टंग। देखिए, टंग में डिफरेंट पार्ट से डिफरेंट टेस्ट हमें मिलते हैं, समझिएगा। ये जो फ्रंट पार्ट है, ये जो फ्रंट पार्ट है, इस यहाँ से हम लोग को मिलता है स्वीट टेस्ट। क्लियर? और ये जो बीच का ये जो पोर्शन है, यहाँ से हमें मिलता है सॉल्टी टेस्ट। क्लियर? ये जो पोर्शन, ये जो लेटरल पोर्शन, ये पोर्शन और ये पोर्शन, यहाँ से हमें मिलता है सार टेस्ट, यानी कि खट्टा टेस्ट। और ये जो पोर्शन है साइड का, यहाँ से हमको मिलता है बिटर टेस्ट, यानी कि तीखा। यानी कि जो चार टेस्ट है ज़बान के चार अलग अलग कोनों से, यानी कि ज़बान के चार अलग अलग हिस्सों से हमें मिलते हैं। ठीक है, स्वीट टेस्ट कहीं और से मिलेगा, यानी कि टिप ऑफ द टंग से। सार टेस्ट मिलेगा लेटरल पार्ट ऑफ द टंग से। सॉल्टी टेस्ट मिलेगा मिड ऑफ द टंग से। एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग से क्या मिलेगा हमें? बीटर टेस्ट। ठीक, माइन्यूट प्रोजेक्शन पाए जाते हैं। ठीक, हम क्या बोले?
minute projection on the surface of the tongue is present. These projection are called papillae. इन प्रोजेक्शंस को क्या कहते हैं? पैपिली. ओके, सॉरी स्पेलिंग गलत. पैपिली, PAPILLAE, पैपिली. पैपिली कितने प्रकार के होते हैं? हालांकि होते हैं 5 तरह के, लेकिन वही एक ही टाइप का अलग अलग मिला करके लोग 5 टाइप बना देते हैं. जेन्युइनली होते हैं 3 टाइप्स. पहला जो टाइप होता है उसे कहते हैं फंजीफॉर्म पैपिली. क्या कहते हैं? फंजीफॉर्म. जो दूसरा होता है उसे कहते हैं फिलीफॉर्म, और तीसरा होता है सर्कमवैलेट. पहला क्या है? फंजीफॉर्म. दूसरा क्या है? फिलीफॉर्म. तीसरा क्या है? सर्कमवैलेट. सर्कमवैलेट. क्लियर? अब देखिए कौन कहाँ पर पाया जाता है, समझिएगा. जो टंग के एकदम आपको सामने में दिख रहा है लेटरल पोर्शन में, ये सब फंजीफॉर्म पैपिली है. ये सब क्या है? फंजीफॉर्म पैपिली. फंजीफॉर्म पैपिली. और जो टंग के मिड पोर्शन में आपको पैपिली दिखाई दे रहे छोटे छोटे, उन्हें कहते हैं फिलीफॉर्म पैपिली. फिलीफॉर्म पैपिली. और जो एकदम टंग के पीछे दिख रहा है सबसे बड़ा जो होता है, सबसे बड़ा जो पैपिली होता है, उसे कहते हैं सर्कमवैलेट पैपिली. ठीक है. ये कितने होते हैं? ये 8 से 12 होते हैं नंबर में. देखिए 8 से 12 होते हैं नंबर में. सबसे बड़ा पैपिली होता है, स्फेरिकल इन शेप होता है. ठीक. फंजीफॉर्म क्या है? फंजीफॉर्म पूरे टंग में पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? एंटेरियर पोर्शन ऑफ द टंग में. यानी कि ये टंग का जो एंटेरियर पोर्शन है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन से पैपिली पाए जाएंगे? फंजीफॉर्म. ठीक है. अब मिड पोर्शन में कौन से पैपिली पाए जाएंगे? फिलीफॉर्म. ओके. यानी कि अगर कोई पूछे टंग के मैक्सिमम ऑफ द सरफेस पे कैसे पैपिली पाए जाते हैं, तो हम बोलेंगे फंजीफॉर्म पैपिली पाए जाते हैं. और फंजीफॉर्म पैपिली के वजह से ही टंग का पिंक कलर दिखता है. यानी कि पिंक कलर अपीयरेंस ऑफ टंग इज ड्यू टू विच पैपिली? दैट इज फंजीफॉर्म पैपिली. क्लियर? तो ये पैपिली हुए. पैपिली में क्या पाया जाता है? पैपिली टंग के ऊपर क्या पाया गया? पैपिली. ओके. पैपिली में क्या पाया गया? टेस्ट बर्ड्स. पैपिली में क्या है? टेस्ट बर्ड्स. टेस्ट बर्ड में क्या है? गस्टेटरी नर्व. गस्टेटरी नर्व क्या करेगा? टेस्ट डिटेक्शन. गस्टेटरी नर्व क्या करेगा? टेस्ट डिटेक्शन. ओके. मतलब क्या? ये पैपिली, और पैपिली के अंदर पाया गया टेस्ट बर्ड, और टेस्ट बर्ड में क्या पाया गया? गस्टेटरी नर्व. यानी कि ये एक टेस्ट बर्ड हुआ, और इस टेस्ट बर्ड में क्या पाया जाता है? गस्टेटरी नर्व. और ये गस्टेटरी नर्व क्या करता है? टेस्ट डिटेक्शन में हेल्प करता है. क्लियर? ऐसे बहुत सारे पैपिली ऐसे पाए जाते हैं, ऐसे बर्ड की शक्ल में पाए जाते हैं. ठीक.
यहाँ से अगर एक निकाले तो उसमें से ये एक बर्ड और उसके अंदर से क्या निकलता है, नर्व। क्लियर। डायग्रामेटिक विज़न में हम लोग को उतने नहीं जाना है, हम लोग बस जहन में ये रखना कि किसका क्या फंक्शन है। क्लियर। अब समझने की कोशिश कीजिएगा, अब कुछ बात बता रहे हैं। ये टंग का ऊपर का जो हिस्सा है इसको बोलते हैं डोर्सल टंग। ये जो टंग के ऊपर का हिस्सा है डोर्सल टंग। तो बोलेगा डोर्सल टंग के बारे में बताइए तो बोलेंगे डोर्सल टंग के सरफेस पर पैपिली पाए जाते हैं और वो 2 हाफ में बटा हुआ रहता है और वी शेप का दिखता है। कैसा दिखता है, वी शेप। क्लियर। यानी कि वी शेप ऐसे दिखता है टंग, ऐसे बीच में से 2 हाफ में बटा हुआ रहता है। और इसके नीचे का जो पार्ट है, इस टंग के नीचे का पार्ट, उसे कहते हैं पोस्टीरियर टंग। ठीक है। और इस टंग के नीचे का जो पार्ट है जिसे कहते हैं पोस्टीरियर टंग, वो जुड़ा हुआ रहता है हाइवाइड बोन से। यानी कि अगर ये क्वेश्चन आए कि टंग किस बोन से जुड़ा हुआ रहता है तो हम क्या बोलेंगे, हाइवाइड बोन से। ठीक। अब देखिए, तो ऊपर वाले को हम क्या कहेंगे, एंटेरियर, या फिर ऊपर वाले को हम लोग क्या कहेंगे, डोर्सल। अब पीछे वाले को क्या कहेंगे, पोस्टीरियर, या फिर पीछे वाले क्या कहेंगे, वेंट्रल। ठीक है। अच्छा, वहाँ पे मैंने पोस्टीरियर क्या कहा था, पोस्टीरियर एंटेरियर मैंने कहा, एंटेरियर को कह दिया था हमने वेंट्रल, और पोस्टीरियर को कह दिया डोर्सल। नहीं, देखिए डोर्सल और वेंट्रल का एक मैंने एग्जैक्ट मीनिंग और आपको उस वक्त ही बताया था, जहाँ पर सनलाइट डायरेक्टली पड़ता है या फिर जिस पोर्शन पर सनलाइट पड़ता है डायरेक्टली नॉर्मल सिचुएशन में, उस पोर्शन को हम लोग कहते हैं डोर्सल। और जो पोर्शन सनलाइट से हिडन रहता है उसे कहते हैं वेंट्रल। यानी कि हम लोग का जो चेस्ट का पोर्शन है वो है वेंट्रल, और जो पीछे का बैकबोन का जो पोर्शन है डैट इज़ डोर्सल। ठीक है। पत्ती उठाइए, पत्ती में जो डीप ग्रीन होता है, डार्क ग्रीन, जहाँ पे सनलाइट डायरेक्टली पड़ता है उसे हम लोग कहते हैं डोर्सल। जो लाइट ग्रीन रहता है उसे हम लोग कहते हैं वेंट्रल। ठीक उसी तरीके से ये जो टंग का अपर पोर्शन है इसे कहते हैं डोर्सल टंग, और जो लोअर पोर्शन है उसे कहते हैं वेंट्रल, या फिर जो ऊपर उसे कहेंगे एंटेरियर, जो पीछे उसे कहेंगे पोस्टीरियर। अब देखिए, तो हम क्या बोलेंगे, ये वेंट्रल पोर्शन या जो है वो किससे अटैच रहता है, हाइवाइड बोन से। ठीक है। एंड द वेंट्रल सरफेस ऑफ टंग इज कनेक्टेड टू द फ्लोर ऑफ बकल कैविटी। जो वेंट्रल पोर्शन है ये बकल कैविटी, जैसे मान लीजिए ये बकल कैविटी है, कैसे बनाया जाए, ये बकल कैविटी का फ्लोर है। ठीक। तो हम अगर बनाए तो इसको क्या बोलेंगे, ये आपका एंटेरियर सरफेस है, यानी कि ऊपर का है डोर्सल, और ये नीचे का ये वेंट्रल सरफेस। ठीक है। तो ये किससे अटैच रहता है, बकल कैविटी के फ्लोर से, जिसे क्या कहते हैं, फ्रेन्यूलम। क्या कहते हैं, फ्रेन्यूलम। तो हम बोलेंगे द वेंट्रल सरफेस ऑफ टंग इज कनेक्टेड टू द फ्लोर ऑफ बकल कैविटी थ्रू अ वेरी फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन विच इज़ कॉल्ड फ्रेन्यूलम। ठीक है। एनसीईआरटी क्या बोलता है, द टंग इज फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन अटैच टू द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी बाय फ्रेन्यूलम। क्लियर। और यहाँ तक हम लोग कंप्लीट करते हैं क्या, बकल कैविटी। ओके। तो बकल कैविटी हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया। अब देखते हैं एनसीईआरटी क्या कहता है। देखिए जब एनसीईआरटी क्या कहता है, एनसीईआरटी कहता है फूड इज़ वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट, फूड बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। द मेजर कंपोनेंट ऑफ आवर बॉडी आर कार्बोहाइड्रेट। हमारे बॉडी का मेजर कंपोनेंट क्या, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। वाइटामिन्स एंड मिनरल्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड in small quantities. Food provides energy and organic materials for growth and repairs of tissues. The water we take in plays an important role in the metabolic process. यानी कि एक तो ग्रोथ के लिए फूड की ज़रूरत होती है, एनर्जी के लिए ज़रूरत होती है, और जो वाटर हम लोग लेते हैं उसका भी मेटाबॉलिक प्रोसेस में काफ़ी अहम रोल रहता है। और इसके बाद से अगर डिहाइड्रेशन हो तो बॉडी का मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है, रुक जाता है, स्लो हो जाता है, इसलिए डिहाइड्रेशन होने नहीं दिया जाता है। जब भी डिहाइड्रेशन होता है तो आदमी साइड से मैक्सिमम ऑफ द वाटर पीने की कोशिश करता है। इसके अलावा ORS भी पीता है ताकि जो भी मिनरल्स ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन लॉस हुए हैं वो रिकवर हो जाएं। ठीक। क्या बोले, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस टू सिंपल absorbable
फॉर्म इज़ कॉल्ड डाइजेशन, यानी कि बड़े सब्सटेंस से छोटे सब्सटेंस कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसेस होता है हमारे बॉडी में, उसी को क्या कहते हैं, डाइजेशन। एंड कैरिड आउट बाय आवर डाइजेस्टिव सिस्टम बाय मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड्स। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड्स, ठीक है। जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज शोन इन फिगर, आगे हम लोग फिगर देखेंगे। फिर क्या बोला, डाइजेस्टिव सिस्टम, द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड, इसके बारे में भी हम लोगों ने डिटेल से पढ़ा। फिर क्या बोला है, द एलिमेंट्री कैनल बिगिंस विद एन एंटेरियर ओपनिंग कॉल्ड माउथ, यानी कि ये जो एंटेरियर ओपनिंग उसे क्या कहेंगे, माउथ, एंड द पोस्टीरियर ओपनिंग कॉल्ड एनस। द माउथ लीड्स टू द बकल कैविटी और ओरल कैविटी। द ओरल कैविटी हैज़ अ नंबर ऑफ टीथ एंड मस्कुलर टंग, इनके बकल कैविटी में क्या पाया जाता है, टंग एंड मस्कुलर ऑर्गन दैट इज कॉल्ड टंग। इच टूथ इज इम्बेडेड इन द सॉकेट कॉल्ड थिकोडोंट, और 2 बार दांत होता है जिसे क्या कहते हैं, डाइफियोडोंट। फिर आगे पेज पलटेंगे, एनसीईआरटी ने इसी डायग्राम के बारे में बात की थी, ये डायग्राम आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, इसका लेबलिंग। फिर क्या बोल रहा है, ह्यूमन टीथ कितने होते हैं, 32 होते हैं, ठीक है, और ये परमानेंट होते हैं बाद में, लेकिन हम लोग के ह्यूमन टीथ 2 बार होते हैं, एक बार जब होते हैं तो उसे कहते हैं डेसिडुअस टीथ या मिल्की टीथ, जब दोबारा होते हैं तो उसे कहते हैं परमानेंट टीथ। ह्यूमन टीथ कितने टाइप के होते हैं, ह्यूमन टीथ 4 प्रकार के होते हैं, इसलिए क्या कहते हैं, हेटेरोडोंट, ठीक, नेमली इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर्स, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाफ ऑफ द अपर एंड लोअर जॉ इन ऑर्डर, क्या बोलता है कि ऊपर और नीचे जो टीथ का अरेंजमेंट है वो किस पैटर्न में होता है, पहले इंसीजर होता है, फिर कैनाइन होता है, फिर प्रीमोलर होता है, और फिर लास्ट में क्या होता है, मोलर। और ये क्या है, डेंटल फार्मूला। उसके बाद से क्या लिखा है, द हार्ड चीविंग सरफेस ऑफ द टीथ इज मेड अप ऑफ एनामेल, हेल्प्स इन द मस्टिकेशन ऑफ द फूड, द टंग इज फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन अटैच टू द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी दैट इज कॉल्ड फ्रेनुलम, द अपर सरफेस ऑफ टंग हैज ए स्मॉल प्रोजेक्शन कॉल्ड पैपिली, सम ऑफ विच बियर टेस्ट बर्ड्स, यानी कि पैपिली पाया जाता है, पैपिली में क्या पाया जाता है, टेस्ट बर्ड, और टेस्ट बर्ड का काम क्या है, टेस्ट डिटेक्शन करवाना। अब उसके बाद से क्या बोल रहा है, ओरल कैविटी leads into a short pharynx which serves as a common passage for food and air। यहाँ से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर की पढ़ाई शुरू करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर द वॉचिंग द वीडियो।